आज की वीडियो में टॉपिक है फाइल हैंडलिंग। फाइल हैंडलिंग को डायरेक्टली स्टार्ट करने से पहले हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि फाइल क्या होती है। तो फाइल बेसिकली एक फंडामेंटल यूनिट है डेटा को स्टोर और ऑर्गेनाइज करने का कंप्यूटर के ऊपर या किसी डिजिटल डिवाइस के ऊपर। ठीक है। In programming, we handle two types of files. One is called text file and other is called binary files. अब इन दोनों फाइल्स के दरमियान जो स्टोरिंग का मैकेनिज्म है वो एक दूसरे से डिफरेंट है। ठीक है। तो हम इन दोनों फाइल्स को डिटेल में पढ़ते हैं ताकि जब हम फाइल हैंडलिंग को पढ़ें तो आपके बेसिक्स जो है वो क्लियर हो। हाउ इज डेटा स्टोर्ड ऑन हार्डवेयर। तो आपने अपनी अर्ली क्लासेस में पढ़ा होगा कि हार्डवेयर के ऊपर जो डेटा स्टोर होता है वो वन और जीरो की फॉर्म में स्टोर होता है। ठीक है। तो फिर क्वेश्चन ये आता है कि जो हम नोटपैड ओपन करके फाइल बनाते हैं और उसके ऊपर लेट से हेलो लिखते हैं तो वो हेलो हार्डवेयर के ऊपर पे जाके कैसे स्टोर होता है। ठीक है। तो इस बात को आंसर करने के लिए हमें आस्की का जानना बहुत जरूरी है, जिसका बर्थ हुआ था 1963 में। अब आस्की क्या है? आस्की ये है कि अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, और उसके अंदर हुआ ये था कि 128 कैरेक्टर्स थे जिसमें इंग्लिश के अपर केस लेटर्स, लोअर केस लेटर, जीरो से लेके नाइन तक नंबर्स, पंक्चुएशन मार्क्स एंड कंट्रोल कैरेक्टर्स इंक्लूडेड थे। और हमने इन तमाम कैरेक्टर्स को कोई न्यूमेरिकल कोड असाइन किया था। ठीक है। यहाँ पे एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो नंबर्स है वो स्टिल वी कंसीडर लाइक अ करेक्टर, नॉट लाइक एन इंट। ठीक है। ए है तो उसे हमने एक न्यूमेरिक कोड असाइन किया 65। ठीक है। इसी तरह जो स्मॉल ए है उसे हमने न्यूमेरिक कोड असाइन किया 97। एंड सिमिलरली जो अदर करेक्टर्स थे उन तमाम को हमने कोई ना कोई न्यूमेरिक वैल्यू असाइन की। ठीक है। ये हमारे सामने आज की टेबल है जिसके अंदर बताया गया है कि जो नल है उसे डेसिमल में क्या वैल्यू असाइन की गई, तो उसे जीरो असाइन की गई। इसी तरह जैसे हमने आगे बात की है कि जो कैपिटल ए है उसे डेसिमल में 65 असाइन हुआ था। ठीक है। एंड जो स्मॉल ए है उसे डेसिमल में 97 वैल्यू असाइन की गई। ठीक है। तो इसी तरह जो 128 करेक्टर्स का ये आज की टेबल है, और इसके अंदर ये सारी बातें बता दी हैं कि किस करेक्टर को कौन सा न्यूमेरिक कोड असाइन हुआ था। तो इसमें एक चीज जानना बहुत जरूरी है। अब ये जो आज की टेबल है ये 7 बिट आज की टेबल है। ठीक है। कहने का मतलब ये कि ये तमाम न्यूमेरिक कोड जो है ये 1 बाइट के अंदर आ सकते हैं। ठीक है। तो आगे इस बात का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है जब हम यूनिकोड को पढ़ेंगे। तो एक एग्जांपल कर लेते हैं कि किस तरह से जो नोटपैड के ऊपर हम टेक्स्ट फाइल बनाते हैं और उस टेक्स्ट फाइल में हेलो लिखते हैं वो किस तरह से स्टोर होता है हार्डवेयर पे जाके। तो जो हेलो है वो टेक्स्ट फाइल के अंदर करेक्टर बाय करेक्टर लिखा जाता है। ठीक है। टेक्स्ट फाइल के अंदर तमाम चीजें करेक्टर होती हैं। चाहे अगर कोई नंबर भी लिखते हो ना तो वो भी एक करेक्टर के तौर पे ही कंसीडर किया जाता है। हम आगे उसकी भी एग्जांपल कर लेंगे। लेट से यहाँ पे हेलो मैंने लिखा है तो एच को जो आस्की में वैल्यू साइन हुई थी वो थी 104। ठीक है। तो 104 की जो बाइनरी है ना वो हार्डवेयर पे जाके स्टोर होगी। ठीक है। ई की जो आस्की वैल्यू है वो है 101, और फिर 101 की जो बाइनरी है वो ये है और ये हार्डवेयर पे जाके स्टोर होगी। एंड सिमिलरली अदर अल्फाबेट्स एज वेल। ओके। अब आस्की के अंदर कुछ लिमिटेशंस थी। ठीक है। और वो लिमिटेशन ये थी कि आस्की सिर्फ इंग्लिश लेटर्स को सपोर्ट करता था, जीरो से लेके नाइन नंबर्स को सपोर्ट करता था, और बेसिक सिंबल को सिर्फ सपोर्ट करता था। व्हाट अबाउट अदर लैंग्वेजेस। एक बंदा पाकिस्तान में बैठा है और उसने उर्दू में टाइपिंग करनी है, या एक बंदा इंडिया में बैठा है और उसने हिंदी में टाइपिंग करनी है, तो वो किस तरह अपने कंप्यूटर के ऊपर टाइप कर सके। क्योंकि आस्की का जो मैकेनिज्म है वो तो सिर्फ ये कहता है कि मैं 128 कैरेक्टर्स को बाइनरी पे मैप कर सकता हूँ। दूसरे जो लैंग्वेजेस हैं उनके अंदर जो करैक्टर आते हैं उसका तो मैकेनिज्म ही आस्की ने प्रोवाइड नहीं किया। तो यही ड्रॉबैक था आस्की का। ठीक है।
Similarly, for other languages like Chinese, Arabic, Spanish एंड इमोजीज एज वेल। जो इमोजीज हैं वो भी तो हार्डवेयर पे सेव होते हैं, जो आजकल हम मैसेजेस करते हैं, तो उनका कोई मैकेनिज्म हमें आज की ने नहीं था दी। 1987 में इसी मसले को हल करने के लिए एक प्रोजेक्ट शुरू हुआ, यूनिकोड प्रोजेक्ट, ठीक है, यूनिवर्सल कोड प्रोजेक्ट, जिसका मकसद ये था कि एक ही स्टैंडर्ड हो जो हर लैंग्वेज के हर करैक्टर को रिप्रेजेंट कर सके, ठीक है। ये इनका मकसद था। और इस यूनिवर्सल प्रोजेक्ट में जोए बीकर, मार्क डेविस एंड ली कॉलिंस नामी साइंटिस्ट ने बहुत अहम रोल प्ले किया। अब जो इनका मकसद था कि एक ही स्टैंडर्ड हो जो हर लैंग्वेज के हर करैक्टर को रिप्रेजेंट कर सके, तो वो बेसिकली मकसद यही था कि यूनिवर्सली हम हर लैंग्वेज के करैक्टर्स को नंबर असाइन करें, ठीक है, जो कि एक स्टैंडर्ड बन जाए, ठीक है। अब यूनिकोड के अंदर एक टर्म आती है ग्राफीम। अब ग्राफीम क्या है कि स्मॉलेस्ट विजिबल यूनिट ऑफ टेक्स्ट है जो कि ह्यूमंस को नजर आए, ठीक है। अब ग्राफीम में लेट से कि ए है, तो ए इज अ ग्राफीम, ठीक है, जैसे करेक्टर होते हैं ना, इसी तरह ग्राफीम होता है। अब आस्की के अंदर जो करेक्टर्स हैं उन्हें कोई न्यूमेरिक वैल्यू असाइन की गई थी, ठीक है। तो ग्राफीम जो है उसे भी कोई न्यूमेरिक कोड असाइन किया गया, ठीक है। लेकिन जो ग्राफीम होता है वो किसी एक न्यूमेरिक कोड और मल्टीपल कोड पे मुश्तमिल हो सकता है, ठीक है। कि फॉर एग्जांपल के जो करैक्टर है आस्की का, उसे तो सिर्फ एक न्यूमेरिक कोड मिल गया, लेट से ए है, तो ए को न्यूमेरिक कोड 97 मिल गया। लेकिन जो यूनिकोड के अंदर ग्राफीम है उसे मल्टी कोड पॉइंट असाइन किए जा सकते हैं। इसकी एग्जांपल करते हैं ताकि आपको इस बात की समझ आ सके। तो एक जो इमोजी होता है फैमिली का, उसके अंदर क्या चीजें आती हैं, मैन, वुमेन, गर्ल एंड बॉय, ठीक है। अब मैन, वुमेन, गर्ल एंड बॉय से मिल के फैमिली का इमोजी बनता है, ठीक है। अब मैन को जो यूनिकोड असाइन हुआ वो ये लिखा हुआ है, ये हेक्सा में लिखा है, तो हेक्सा के इक्वल जो बाइन डेसिमल है वो ये लिखा हुआ है। खैर ये हेक्सा वैल्यू है, तो आप को हेक्सा हेक्सा नंबर्स का पता होगा, तो उससे इतनी कंफ्यूजन नहीं होगी आई होपफुली। तो इन मैन, वुमेन एंड गर्ल एंड बॉय से मिल के फैमिली का इमोजी बनता है, ठीक है। और मैन, वुमेन, गर्ल एंड बॉय को यूनिकोड पॉइंट असाइन किया गया, ठीक है। तो एक फैमिली के इमोजी को रिप्रेजेंट करने के लिए हमें 7 यूनिकोड पॉइंट्स रिक्वायर्ड है। अब ये जो फैमिली का इमोजी है ये बेसिकली एक ग्राफीम है, ठीक है। और इसे 7 यूनिकोड पॉइंट्स लगते हैं अपनी रिप्रेजेंटेशन करने के लिए। अब देख लेते हैं कि वो 7 पॉइंट्स बने कैसे। तो एक यूनिकोड पॉइंट हुआ मैन का, ठीक है। फिर 200D जो है ना, ये जीरो विड्थ जॉइनर है जो कि इन चारों को मिला रहा है, ठीक है। तो ये 3 दफा यूज होगा तो फिर ये चारों मिल जाएंगे, तो 7 पॉइंट्स बांधेंगे, ठीक है। फिर वुमेन का यूनिक पॉइंट, फिर वही जीरो विड्थ जॉइनर, फिर गर्ल का यूनिकोड पॉइंट, और फिर जीरो विड्थ जॉइनर अगेन, एंड बॉय का यूनिकोड पॉइंट। और ये अगर आप काउंट करें तो 1 2 3 4 5 6 एंड 7, तो ये 7 यूनिकोड पॉइंट्स मिल के फैमिली के ग्राफीम को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो इस तरह जो ग्राफीम है वो एक या मल्टी कोड पॉइंट में मुश्तमिल हो सकता है, ठीक है। तो होपफुली यू गेट द आइडिया कि एक ग्राफीम एक यूनिकोड भी उसे मिल सकता है, एंड एक ग्राफीम जैसे फैमिली का इमोजी है वो मल्टीपल यूनिकोड पॉइंट से मिलके बन सकता है। अब एक एग्जांपल और कर लेते हैं। तो मैंने ये पाइथन का कोड लिखा है जिसमें मैंने इम्पोर्ट ग्राफीम कर ली है और एक स्ट्रिंग बनाई है। अब इस स्ट्रिंग के अंदर ई एक्सेंट है, ठीक है। तो एक्सेंट भी बेसिकली एक ग्राफीम है और ई इटसेल्फ अ ग्राफीम है। तो इन दोनों को रिप्रेजेंट करने के लिए हमें दो कोड पॉइंट्स यूटिलाइज होंगे, ठीक है। फैमिली के हमने आगे देख लिए 7 पॉइंट्स हैं, और इस ए के देख लिए कितने पॉइंट्स हैं जी, ग्राफीम में एक ही पॉइंट है। तो 7 + 2 क्या हुआ,
9 और इस ए का पॉइंट 10। तो जब मैं लेंथ के फंक्शन को कॉल करता हूँ ना, जो कि पाइथन के अंदर में यूज होता है, तो वो बेसिकली इन कोड पॉइंट्स को देख के हमें वैल्यू रिटर्न कर रहा होता है। ठीक है, जैसे अगर हम एक स्ट्रिंग बनाते थे और लेंथ उसमें डाल देते थे, तो वो हमें उस स्ट्रिंग का साइज रिटर्न कर देता। ठीक है, वो उस केस में तो यही लगता है कि ये हमें जितने नंबर ऑफ कैरेक्टर्स इसके अंदर पड़े हुए हैं वो रिटर्न कर रहा है। लेकिन एक्चुअल के अंदर वो कोड पॉइंट्स को देख रहा होता है कि ये स्ट्रिंग को रिप्रेजेंट करने में कितने कोड पॉइंट्स लगे हैं। तो इस केस में उसने हमें 10 रिटर्न किया, और वो 10 अब आपको पता चल गया होगा कैसे आए हैं। 7 इसके, 2 इसके और 1 इसके, उन सबको ऐड करें तो 10 आता है। अच्छा, अब अगर हमने ये देखना हो कि ग्राफीम की लेंथ क्या है इस टेक्स्ट के अंदर, तो वो 3 है, 1 2 एंड 3। ठीक है, इस वजह से जब ग्राफीम डॉट लेंथ किया तो उसने हमें 3 रिटर्न किया। और फिर ये जो हमारे यूनिकोड पॉइंट हैं, इनको अगर हमने उनकी स्टोरिंग की लेंथ फाइंड करनी है, बेसिकली मेमोरी चेक करनी है, तो वो 19 बाइट्स के अंदर स्टोर होंगे हैं। ठीक है, यूटीएफ-8 क्या है? तो ये एक मैकेनिज्म है, बाइनरी फॉर्मेट है, और इसमें 1 से लेके 4 बाइट्स आती हैं, और ये हर यूनिकोड पॉइंट्स को या 1 बाइट या 2 बाइट्स या 3 बाइट या 4 बाइट के अंदर स्टोर कर रहा होता है। खैर, इसे आगे हम पढ़ते हैं बाइनरी फॉर्मेट्स के होते हैं। तो होपफुली यू गेट द आइडिया कि किस तरह से एक ग्राफीम के मल्टी कोड पॉइंट होते हैं। जो लेंथ का फंक्शन है वो कोड पॉइंट्स को देख के हमें लेंथ रिटर्न कर रहा होता है। तो पिछली एग्जांपल के ये स्टैटिस्टिक्स लिखे हुए हैं, ग्राफीम्स हमें विजिबल थे, जो 3 ग्राफीम्स हमें विजिबल थे, कितने कोड पॉइंट्स यूज हुए थे उन ग्राफीम्स को रिप्रेजेंट करने के लिए, तो वो लेंथ का फंक्शन जब हमने लगाया था तो वो 10 थे। ठीक है, और फिर उन ग्राफीम्स के कोड पॉइंट्स को स्टोर करने के लिए कितनी बाइट्स यूज हुई थी, तो वो 19 बाइट्स यूज हुई थी अकॉर्डिंग टू यूटीएफ-8 इनकोडिंग। ठीक है, अब 1991 में हमने फर्स्ट वेरिएंट यूनिकोड का रिलीज किया, जिससे फायदा ये हुआ कि हमने थाउजेंड्स ऑफ कैरेक्टर्स को न्यूमेरिक वैल्यूज असाइन किए, और वो अब बाइनरी पे मैप हो सकते थे। अब एक बंदा उर्दू के अंदर टाइपिंग कर सकता था, ठीक है, और वो बाइनरी पे जाके 10 के फॉर्म में स्टोर हो जाते। अब यूनिकोड ने कोड पॉइंट असाइन किए। अब उन कोड पॉइंट्स को बाइनरी फॉर्मेट में स्टोर करने का कोई मैकेनिज्म रिक्वायर्ड था, तो वहां पे इनकोडिंग स्कीम्स आ गई। ठीक है, और उन कोडिंग स्कीम्स में क्या था कि UTF-32 एक इनकोडिंग स्कीम है, वो कहती है कि मैं हर चीज को 4 बाइट्स के अंदर रिप्रेजेंट करूंगी। लेट्स से कि एक करेक्टर है, ग्राफीम है, और उसका जो यूनिकोड है वो 97 है, ऑल्दो उसका आस्की कोड भी 97 ही है। तो उसको वो 4 बाइट्स के अंदर रिप्रेजेंट करेगी। ठीक है, UTF-32 में 97 को 4 बाइट्स में रिप्रेजेंट किया जाएगा। बेसिकली 97 की बाइनरी बनेगी और 32 बिट्स यूज होंगी। तो फायदा इसका ये है कि ये फिक्स साइज है। ठीक है, और नुकसान ये है कि ये मोर मेमोरी ले रहा है। 97 को अगर आप स्टोर करना चाहें ना, तो आप एक 1 बाइट के अंदर उसे स्टोर कर सकते हैं, लेकिन आप 3 बाइट्स फजूल में यूज कर रहे हैं। लेकिन UTF-32 कहती है कि मैं हर चीज को 32 बिट्स के अंदर रिप्रेजेंट करूंगी। बेसिकली 4 बाइट्स यूज करूंगी, और मैं ये डिस्क्रिमिनेशन नहीं करूंगी कि मैं छोटे नंबर्स को 1 बाइट में स्टोर करूं और बड़े नंबर को मैं 4 बाइट्स में स्टोर करूं। वो कहती है कि मैं सबके साथ बराबर का सलूक करूंगी और सबको 4 बाइट्स के अंदर स्टोर करूंगी। उसके बाद UTF-8 कहती है कि मैं 1 से लेके 4 बाइट्स के अंदर चीजों को स्टोर करूंगी। जो छोटे नंबर हैं, जैसे आस्की के कोड्स हैं, वो 1 बाइट से रिप्रेजेंट हो सकते हैं, तो मैं तो उन्हें 1 बाइट में स्टोर कर लूंगी। अलबत्ता जो ऐसे करेक्टर हैं जिन्हें यूनिकोड ने बड़े बड़े वैल्यूज असाइन कर दी हैं, उन्हें मैं 4 बाइट्स में स्टोर कर लूंगी, और जो दरमियाने हैं उन्हें मैं 2 बाइट्स और 3 बाइट्स में स्टोर कर लूंगी। अब ये जो स्कीम है ये इंग्लिश के लिए बहुत अच्छी है। ठीक है, क्योंकि इंग्लिश के तमाम जो कैरेक्टर्स हैं वो तो 1 बाइट में स्टोर हो जाते हैं, तो इस तरह मेमोरी जो है वो बड़ी एफिशिएंटली यूज हो सकती है। अब UTF-16 जो है वो एशियन स्क्रिप्ट्स के लिए बहुत अच्छी है। वो इस तरह अच्छी है कि जो एशियन स्क्रिप्ट्स हैं ना, उन्हें जो कोड पॉइंट्स यूनिकोड ने असाइन किए हैं ना,
वो 2 से 4 बाइट्स के दरमियान आ जाते हैं। अगर तो वो 2 बाइट्स में स्टोर होना हो तो वो 2 बाइट्स में स्टोर कर लेता है, अदरवाइज वो 4 बाइट्स में स्टोर कर लेता है। ऑन द अदर हैंड अगर हम वो काम UTF-32 में करते तो वो सारे के सारे 4 बाइट्स में उसने स्टोर करने थे, तो मेमोरी की अननेसेसरी यूटिलाइजेशन हो जानी थी। अब हम बात कर लेते हैं टेक्स्ट फाइल की। तो टेक्स्ट फाइल को जब हम उसके अंदर वैल्यू लिखते हैं तो वो करेक्टर बाय करेक्टर स्टोर होते हैं। अब करेक्टर बाय करेक्टर को हम यूनिकोड कोड पॉइंट असाइन करते हैं। वो यूनिकोड कोड पॉइंट किसी UTF इनकोडिंग को यूज करके बाइनरी में कन्वर्ट कर देते हैं, और वो जो बाइनरी है वो फाइल के ऊपर जाके, हार्डवेयर के ऊपर जाके बेसिकली स्टोर हो जाती है। ठीक है। अब एक और बात कर लेते हैं कि सिस्टम बायस टुवर्ड इंग्लिश मेमोरी एंड इनकोडिंग। अब ये क्या बात हुई, अब जो ASCII बनी थी ना, अब वो ASCII बनी थी 7 बिट्स के लिए। ठीक है, कि जितने भी ASCII टेबल के अंदर नंबर्स आपने देखे होंगे, वो तमाम के तमाम 7 बिट के अंदर रिप्रेजेंट किए जा सकते थे। और स्मॉल ए, कैपिटल ए, स्मॉल जी, कैपिटल जी, पंचुएशन मार्क्स, ठीक है, उन तमाम के जो नंबर हैं वो 1 बाइट के अंदर रिप्रेजेंट हो सकते हैं। ऑन द अदर हैंड जो अदर लैंग्वेजेस हैं, जो कि यूनिकोड ने उन्हें कोड पॉइंट असाइन किए, वो 1 बाइट के अंदर रिप्रेजेंट नहीं हो सकते थे। ठीक है, वो उन्हें नंबर्स ज्यादा बड़े दिए गए। तो हुआ ये कि उन्हें 2 बाइट्स, 3 बाइट्स या 4 बाइट्स में स्टोर करना पड़ा। तो इससे ये जो सिस्टम था वो, ये कह लें, इंग्लिश की तरफ बाइस हो गया, क्योंकि अगर तो इंग्लिश है तो लेस मेमोरी, लेकिन अगर कोई और लैंग्वेज है तो मोर मेमोरी। ठीक है। अब एक और क्वेश्चन कि डज ASCII कोड्स रिमेन सेम इन यूनिकोड? तो यस, एब्सोल्युटली। ठीक है, द ओरिजिनल 128 ASCII codes remain exactly the same in Unicode. This was a critical decision, ठीक है, to ensure backward compatibility with older system and text file। तो हमने ओल्डर जो सिस्टम्स हैं उनकी कंपेटिबिलिटी का ख्याल रखते हुए ये डिसीजन किया था कि जो ASCII के अंदर कोड्स हैं, हम यूनिकोड्स के अंदर भी उन करेक्टर्स का, उन ग्राफीम्स का वही कोड पॉइंट रखें, वही नंबर रखें। ठीक है, तो इस वजह से जो ASCII के कोड्स हैं वही यूनिकोड के अंदर चल रहे हैं, लेकिन जो नए नए करेक्टर्स ऐड होते हैं तो उन्हें जो है वो ज्यादा बड़े नंबर असाइन किए गए। तो जिसकी वजह से अगर तो कोई दूसरी लैंग्वेज होती थी तो ज्यादा मेमोरी यूटिलाइजेशन होती है, और अगर इंग्लिश है तो लेस मेमोरी यूटिलाइजेशन होती है। और ASCII के जो कोड्स हैं वो यूनिकोड के अंदर सेम रखे गए थे। इसी तरह एक एग्जांपल है, उर्दू का एक लफ्ज है सलाम। ठीक है, अब सलाम जो है वो 4 हरूफ तहजी के करेक्टर से मिलके बना है, सीन लाम अलिफ मीम। ठीक है, अब ये सीन लाम अलिफ मीम को जो यूनिकोड कहता है ये हमारे ग्राफीम है, और ग्राफीम को ये कोड पॉइंट असाइन किए गए थे, और ये कोड पॉइंट्स को मैंने 2 बाइट्स के अंदर रिप्रेजेंट किया हो। ठीक है, तो ये उर्दू टेक्स्ट टू बाइनरी की एग्जांपल है। ठीक है, होपफुली यू गेट द आइडिया कि जब आप टेक्स्ट फाइल एक ओपन करोगे उसके ऊपर उर्दू में सलाम लिखोगे तो वो करेक्टर बाय करेक्टर चीज स्टोर होती है, तो हर करेक्टर, हर ग्राफीम, ग्राफीम कोड पॉइंट में मैप होगा, और हर ग्राफीम कोड पॉइंट जो आएगा, इसमें मैंने UTF-16 यूज किया है, तो ये जो 1587 है ये 2 बाइट्स के अंदर रिप्रेजेंट हो सकता था, तो मैंने 2 बाइट्स के अंदर इसे रिप्रेजेंट कर दिया। ओके, अब टेक्स्ट फाइल के अंदर जो नंबर होते हैं वो भी एज अ करेक्टर ही कंसीडर किए जाते हैं। ये नहीं कि वो एक इंटीजर नंबर कंसीडर किया जाएगा। अगर टेक्स्ट फाइल के अंदर हम 1 2 3 4 लिखते हैं तो 1 अलहदा, 2 अलहदा, 3 अलहदा एंड 4 अलहदा, और वो उसका फिर यूनिकोड पॉइंट देखा जाएगा और उसकी फिर बाइनरी बना के हम स्टोर करेंगे हार्डवेयर के ऊपर। ठीक है। अच्छा, बट व्हाट इफ वी वांट रॉ नंबर्स? ठीक है, कि अगर आप इंट चाहते हो, इंट वाले नंबर चाहते हो, इंटीजर नंबर चाहते हो, तो फिर क्या? 1 2 3 4 नंबर है, लेकिन टेक्स्ट फाइल में तो उसे एज अ कैरेक्टर ट्रीट किया गया। लेकिन अगर हम इंटीजर वाले नंबर चाहते हैं कि हम उसे इंटीजर ट्रीट करें, तो फिर क्या? तो वहां पे आ जाती हैं बाइनरी फाइल्स। अब बाइनरी फाइल्स क्या करती हैं कि स्टोर रॉ बाइनरी डाटा। अगर एक नंबर लिखा जाता है 1 2 3 4 5,
तो उसकी बाइनरी बनेगी और वो बाइनरी जाके हार्डवेयर पे स्टोर होगी। ऐसा नहीं होगा कि वहां पे जैसे टेक्स्ट फाइल में होता है कि वन को लैदा करेक्टर, टू को लैदा करेक्टर, थ्री को लैदा करेक्टर और फिर उसकी आस्की और फिर बाइनरी। नहीं, उस नंबर की बाइनरी बनेगी और वो बाइनरी जो है वो डायरेक्ट हार्डवेयर पे स्टोर होगी, ठीक है। और ये इसीलिए लिखा है कि स्टोर रॉ बाइनरी डाटा, ठीक है। ये ह्यूमन के लिए रीडेबल नहीं होती, नीड स्पेसिफिक एप्स टू रीड, ठीक है। तो जैसे एक इमेज है, इमेज के पीछे एक मैट्रिक्स पड़ा होता है, ठीक है। और मैट्रिक्स के हर इंडेक्स पे तीन कलर्स पड़े होते हैं, रेड ग्रीन ब्लू, और उनकी वैल्यूज होती हैं। और वो वैल्यूज को जब हमने कहीं दिखाना होता है तो हम स्पेशल एप्स यूज करते हैं, इमेज व्यूअर के, फोटो एडिटर के, ठीक है। तो वो नोटपैड में ओपन नहीं हो सकती फाइल, वो किसी स्पेशल सॉफ्टवेयर में ओपन होगी। तो ये बाइनरी फाइल्स होती हैं। अब बाइनरी फाइल्स क्यों अच्छी हैं? क्योंकि ये नंबर्स को बहुत अच्छे से रिप्रेजेंट कर देती हैं। तो इमेजेस क्या है? इमेज मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स के हर इंडेक्स पे नंबर्स पड़े हैं। तो ऑडियो क्या है? फ्रीक्वेंसी, ठीक है। सिग्नल्स की फ्रीक्वेंसी होती है, वो आपको बताता है कि किस वक्त आपकी पिच हाई थी, लो थी, क्या फ्रीक्वेंसी चल रही है, तो वो भी नंबर है। वीडियोस क्या है? वीडियो बेसिकली ये होता है कि 1 सेकंड के अंदर जब आपको 30 इमेजेस इकट्ठी दिखा दी जाए तो वो आपको लगने लग पड़ता है कि ये एक वीडियो है, लेकिन वो एक्चुअली आपको पिक्चर्स दिखाई जा रही होती हैं। और वो जो पिक्चर्स हैं उसके बैक पे फिर एक मैट्रिक्स पड़ा है और मैट्रिक्स के अंदर तीन कलर ब्लू ग्रीन रेड की वैल्यूज पड़ी हैं। तो बाइनरी फाइल्स जो है वो नंबर्स की रिप्रेजेंटेशन बहुत अच्छी कर देती हैं, एफिशिएंटली स्टोर कर देती हैं, ठीक है। और वैसे भी जब बाइनरी फाइल्स और नंबर्स यूज हो रहे हो तो वो फास्ट होती हैं, सिमिलरली फॉर एग्जीक्यूटेबल फाइल्स। अच्छा, अब स्टोरेज देख लेते हैं हम। 1 2 3 4 एक नंबर है तो उसकी बाइनरी बनेगी और वो डायरेक्टली स्टोर हो जाएगा फाइल के ऊपर। अच्छा, एक टेक्स्ट फाइल है और उसके अंदर लिखा हुआ है A 1 2 3 4 5। तो इसके अंदर कितनी बाइट्स लगेंगी? तो ये तो सारे के सारे आस्की करेक्टर्स भी हैं, ठीक है। तो आस्की के जो कोड पॉइंट है वो 1 बाइट्स के अंदर रिप्रेजेंट हो जाते थे। तो ए का 1 बाइट, 1 का 1 बाइट, क्योंकि ये करेक्टर ट्रीट हो रहे हैं ना यहाँ पे, 2 का 1 बाइट, 3 का 1 बाइट, 4 का 1 बाइट एंड 5 का 1 बाइट। तो ये टोटल हो गए 6 बाइट्स। ऑन द अदर हैंड अगर एक बाइनरी फाइल के अंदर अगर ऐसा हो कि करेक्टर भी आ जाए और नंबर भी आ जाए, अमूमी तौर पे ऐसा होता नहीं है, स्पेशली जोन से हमने आगे एग्जांपल देखी कि इमेज के अंदर करेक्टर और नंबर इकट्ठा नहीं आ सकता। लेकिन समहाउ ऐसी फाइल्स एग्जिस्ट करती हैं जिसमें करेक्टर्स भी और न्यूमेरिक वैल्यूज भी इकट्ठी आ जाती हैं। तो उधर किस तरह से स्टोरेज होगी? तो ये ए की फिर यूनिकोड मैपिंग होगी, ठीक है। ये 97 है, 97 1 बाइट में रिप्रेजेंट होता है, तो ए की 1 बाइट। और 1 2 3 4 5 जो है ये 1 बाइट में रिप्रेजेंट नहीं हो सकता, तो इसकी 2 बाइट्स। तो 1 2 3 4 5 की बाइनरी बनेगी जो कि 2 बाइट्स के अंदर रिप्रेजेंट होगी। तो 2 बाइट्स इसकी आ गई और 1 बाइट इसकी आ गई, तो वो 3 बाइट्स। तो आप देख लें कि बाइनरी के अंदर जो स्टोरेज है वो कंपैरेटिवली लेस है एज कंपेयर टू स्टोरेज ऑफ टेक्स्ट फाइल। तो यही डिफरेंस है बेसिकली। उसके बाद जो टेक्स्ट फाइल है वो ह्यूमन रीडेबल होती है, बाइनरी फाइल ह्यूमन रीडेबल नहीं होती, ठीक है। जो एक्सटेंशन है जैसे टेक्स्ट फाइल्स की जो एक्सटेंशन है डॉट टी एक्स टी है, डॉट सी एस वी है, डॉट पाई है, डॉट सी है। और जो बाइनरी फाइल्स हैं उसमें वीडियोस के लिए डॉट एम पी फोर है, इमेजेस के लिए डॉट पी एन जी है, एग्जीक्यूटेबल के लिए डॉट ई एक्स ई फाइल है, ठीक है। तो ये हमने डिटेल से ये पढ़ लिया कि टेक्स्ट फाइल के अंदर किस तरह से चीज स्टोर होती है, बाइनरी फाइल के अंदर किस तरह से चीज स्टोर होती है। इन्हें प्रॉपर डिटेल से इसलिए पढ़ा है कि जब आप फाइल हैंडलिंग पे जाएं तो कम से कम आपको फाइल्स की सारी चीजें क्लियर हो। तो अब हम शुरू करते हैं अपना असल टॉपिक जो कि है फाइल हैंडलिंग।